जलवायु को हम लोग स्टार्ट किए थे, है ना। भारत की जलवायु स्टार्ट था या अभी पढ़ना है आप लोगों को? भारत की जलवायु पढ़ना है ना अभी। चलिए देखो, इंडियाज क्लाइमेट, आज की जो टॉपिक है वो है भारत की जलवायु। भारत की जलवायु, क्लाइमेट ऑफ इंडिया। क्लाइमेट ऑफ इंडिया। सबसे पहले भारत की जलवायु जानने के पहले आपको यह समझना होगा कि भारत की जलवायु उष्णकटिबंधीय जलवायु है। यहां लिखना, भारत की जलवायु भारत की जलवायु उष्णकटिबंधीय जलवायु है। भारत की जो जलवायु है वो क्या है? उष्णकटिबंधीय जलवायु है। उष्णकटिबंधीय को कहते हैं हम लोग ट्रॉपिकल जोन। ट्रॉपिकल जोन, उष्णकटिबंधीय ट्रॉपिकल जोन क्लाइमेट। अब ये ट्रॉपिकल जोन और टेम्परेट जोन ये दोनों क्या होते हैं? अगर जहां पर आपसे लिखा जाए शीतोष्ण कटिबंध, शीतोष्ण को कहते हैं टेम्परेट और उष्ण को कहते हैं ट्रॉपिकल। ये लाइन है जिसको आपको कंप्लीट समझनी है। यहाँ पर अगर आपसे कहता शीतोष्ण कटिबंध, अगर आपसे पूछता शीतोष्ण कटिबंध, है ना, तो शीतोष्ण कटिबंध को कहा जाता है टेम्परेट जोन। टेम्परेट जोन। और एक है आपका उष्ण कटिबंध। उष्ण कटिबंध, जिसको हम कहते हैं ट्रॉपिकल जोन। ट्रॉपिकल जोन, ठीक ना। तो भारत की जलवायु क्या है? उष्णकटिबंधीय जलवायु है। अब उष्णकटिबंधीय जलवायु है तो कैसे है? ये है, ये हमारी पृथ्वी, ठीक ना, ये हमारी पृथ्वी। अब इस पृथ्वी के बीच से ये जो रेखा जा रहा है इसे हम क्या कहते हैं? ये बारंबार आप लोग लिख रहे हो, समझ रहे हो, बोलो इसका नाम क्या है? बोलिए। विषुवत रेखा, ठीक ना। हाँ, विषुवत रेखा बोलो या भूमध्य रेखा बोलो या इक्वेटर बोलो। और ये आपका कर्क रेखा, और ये आपका सबसे ऊपर जो है वो कौन सा रेखा है? आर्कटिक, है ना, आर्कटिक। अब यहां पर हम लोगों का भारत देश है, ये हमारा भारत देश। ये हमारा इंडिया। अब ये भारत देश जो हमारा है, तो ये क्यों है उष्णकटिबंधीय? क्योंकि ये 3 क्षेत्र पर ही सूर्य का भाग जो है सीधा लंबवत सीधा जाता है। इसके बाद जो सूर्य का जो प्रकाश होता है, जो सूर्य का प्रकाश है, ये सूर्य का प्रकाश इधर तिरछा जाता है, इधर तिरछा जाता है, इसके इस साइड में और इसके इस साइड में। तो ये जो प्रकाश है ये तिरछा जाता है। तिरछा जाने के कारण ये वाला पोर्शन और ये वाला पोर्शन ये पूरी तरह से क्या है? बर्फ से ढका है। इसको शीतोष्ण क्षेत्र कहते हैं। क्या बोलते हैं? शीतोष्ण क्षेत्र कहते हैं। लेकिन ये जो बात है ना, यहाँ देखना, ये वाला पॉइंट, ये 3 जगह लंबवत होते हैं। ये क्षेत्र है कर्क रेखा, 21 जून को यहाँ पहुँचते हैं, 21 मार्च और 23 सितंबर को। और ये होता है क्षेत्र मकर रेखा पर 22 दिसंबर को। ये जो क्षेत्र है इस क्षेत्र को हम कहते हैं आर्कटिक, इसे हम कहते हैं कर्क रेखा, इसे हम कहते हैं विषुवत रेखा। विषुवत रेखा, इसे हम क्या कहते हैं? मकर रेखा। मकर रेखा। और ये है आपका अंटार्कटिक वृत्त। अंटार्कटिक वृत्त। अब जो अंटार्कटिक वृत्त है, इस अंटार्कटिक वृत्त को हम क्या बोलते हैं? अंटार्कटिक
सर्किल। मकर रेखा को कहा जाता है ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न और इसको कहते हैं इक्वेटर। इक्वेटर या इसी को कहते हैं भूमध्य रेखा, ठीक ना। इसे हम कहते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। तो ये हमारी पृथ्वी पर 3 जगह सूर्य को लंबवत होने के कारण इसी तीनों क्षेत्र में जो है सूर्य क्या होते हैं, पहुंचते हैं। इसलिए जो विषुवत रेखा जो बीच का जो क्षेत्र है वो सबसे गर्म होता है। ये विषुवत रेखा का जो बीच का जो क्षेत्र है ये सबसे गर्म होता है, ये वाला पोर्शन सबसे गर्म है। अब इसी गर्म वाले पोर्शन को हम कहते हैं उष्णकटिबंधीय। क्या बोलते हैं? उष्णकटिबंधीय क्षेत्र। और यही उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में हमारा भारत देश जो है स्टार्ट होता है। उष्णकटिबंधीय क्षेत्र से तुरंत स्टार्ट होगा और वो सबसे भारत का दक्षिण का क्षेत्र होगा। जैसे आपको समझ में आ रहा होगा कि जब ये उष्णकटिबंधीय क्षेत्र है तो भारत का साउथ पोर्शन जो है इससे टच में आ रहा है ना। इससे टच में आने के कारण मात्र विषुवत रेखा से भारत की दूरी 876 किलोमीटर ही है। 876 विषुवत रेखा से भारत की जो दूरी है वो 876 किलोमीटर दूर है। इसलिए जो चीजें हैं, ये जो जलवायु है उष्णकटिबंधीय जलवायु है, क्योंकि इसका कारण है विषुवत रेखा की समीपता। विषुवत रेखा के नजदीक होने के कारण भारत की जलवायु क्या है? उष्णकटिबंधीय जलवायु है, ठीक ना। आगे ये आपका शीतोष्ण क्षेत्र है, ये समशीतोष्ण क्षेत्र है। इसके बाद ये आपका उष्णकटिबंधीय क्षेत्र है। वैसे ही ये समशीतोष्ण है और ये शीतोष्ण है। इसको बड़ा पेज पर भी बना लेंगे हम लोग। जैसे ये हमारी पृथ्वी। अब इस पृथ्वी का जब क्षेत्र आप देखोगे, जैसे रेखा आपने देख लिया, ये एक रेखा देख लिए, एक ये रेखा देख लिए, इसको बीच में कट करने वाली विषुवत रेखा को आपने देख लिया। फिर आपका एक लाइन जो है ये है मकर रेखा और एक लाइन आपका ये है अंटार्कटिक। अब ये ध्यान देना कि ये जो पोर्शन आपको दिख रहा है, ये जो पोर्शन एक आपको दिख रहा है, ये पोर्शन को हम क्या बोलेंगे? शीतोष्ण कटिबंध। शीतोष्ण कटिबंध, ठीक ना। और ये जो पोर्शन है, ये जो पोर्शन है, ये जो पोर्शन है मतलब भारत के ऊपरी वाला पोर्शन, ये जो आपका आता है इसे हम कहते हैं समशीतोष्ण कटिबंध। है ना, इसे क्या कहते हैं? समशीतोष्ण कटिबंध। समशीतोष्ण कटिबंध, समशीतोष्ण कटिबंध। फिर वहीं फिर ये वाला लाइन, ये पूरा, इसमें आधा कर्क रेखा भी आ जाएगा और पूरा विषुवत रेखा। ये जो पोर्शन है, इस पोर्शन को हम किस नाम से जानेंगे? इसे हम कहते हैं उष्णकटिबंधीय क्षेत्र। उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र। फिर वैसे ही ये भी समशीतोष्ण में आएगा, ये भी समशीतोष्ण में आएगा और ये शीतोष्ण कटिबंध में आएगा। जैसे ऊपर है वैसे ही नीचे है, ठीक ना। जैसे ऊपर वैसे ही सेम नीचे। जैसे फिर ये कलर यही रहेगा आपका, ये वाला कलर, इसको हम फिर क्या नाम देंगे? समशीतोष्ण। जो ऊपर है वैसे ही नीचे है। फिर एक वाइट दे दो, जैसे ये शीतोष्ण है वैसे ये भी शीतोष्ण है। शीतोष्ण, फिर समशीतोष्ण, फिर आपका उष्ण, फिर आएगा समशीतोष्ण और फिर क्या आएगा? शीतोष्ण। जहां सूर्य का प्रभाव ज्यादा होगा
उसे हम कहेंगे उष्णकटिबंधीय। जहां सूर्य का प्रभाव थोड़ा कम रहेगा वहां हम कहेंगे समशीतोष्ण, और जहां पर सूर्य जाएंगे ही नहीं, सूर्य केवल लंबवत रहेंगे, उसे हम कहेंगे शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र। समशीतोष्ण को क्या बोलोगे? समशीतोष्ण को क्या बोलोगे? सब टेम्परेट जोन। सब टेम्परेट जोन। शीतोष्ण को क्या बोलोगे? टेम्परेट जोन। उष्ण कटिबंधीय को क्या बोलोगे? उष्ण कटिबंधीय को ट्रॉपिकल जोन। जैसे ये शीतोष्ण है, शीतोष्ण कटिबंध को क्या बोलोगे? टेम्परेट जोन। ये सब टेम्परेट जोन। ये क्या है? ट्रॉपिकल जोन। फिर वही सब टेम्परेट जोन, और फिर ये टेम्परेट जोन। अभी अब पूरा वायुदाब की पेटी पढ़ोगे ना, तो वायुदाब की पेटी में और एक्स्ट्रा कुछ जानना पड़ेगा, उस वक्त 7 पेटी आपको पढ़ना पड़ेगा। तो देखो हमारा भारत की जलवायु जो है जहां से प्रवेश करता है, अब देखो अब कहोगे कि सर आप ये बताओ कि ये हमारा भारत देश जो दिख रहा है, तो ये कर्क रेखा के नीचे वाला पोर्शन जो होता है वो उष्णकटिबंधीय क्षेत्र होता है। तो कर्क रेखा के ऊपर भी तो हम लोग हैं, हम लोग कर्क रेखा के ऊपर ही तो है, राजस्थान कर्क रेखा के ऊपर नहीं है, केवल बसवाड़ा का क्षेत्र तो लगता है कर्क रेखा से। कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है, तो केवल राजस्थान के बसवाड़ा का ही क्षेत्र जाता है, बाकी हम लोग तो आते हैं कर्क रेखा के ऊपर, तो हम लोग शीतोष्ण हुए। तो हम लोग शीतोष्ण हुए, ये आपका जम्मू कश्मीर शीतोष्ण होगा, लेकिन बात है ना कि जो हमारी मानसून जो पृथ्वी से चलकर जो आती है वो भारत में प्रवेश उत्तर साइड से नहीं करती। क्यों नहीं करती? क्योंकि हिमालय पर्वत आने ही नहीं देता है ना। कोई भी मानसून, अच्छा भारत में मानसून कहां से प्रवेश होता है? केरल से। तो भारत में मानसून कश्मीर से क्यों नहीं होता? भारत में मानसून उत्तराखंड से प्रवेश क्यों नहीं होता? इसका होने का रीजन क्यों है? क्योंकि उधर से आने वाले मानसून को रोक देता है हिमालय पर्वत, क्योंकि हिमालय पर्वत क्या है? ऊंचा है। हिमालय पर्वत जब ऊंचा है तो उस वाले पोर्शन को कहीं से आपका आने नहीं देता, और जब नहीं आने देता तो उत्तर से नहीं आता, तो दक्षिण से मानसून क्या है? भारत में प्रवेश कर जाती है। और दक्षिण में मानसून प्रवेश करने का कारण होता है क्योंकि वहां पर आपका हिंद महासागर के टच में हमारा भारत देश का दक्षिणी छोर, दक्षिणी बिंदु आता है ना। कन्याकुमारी भारत का एक जगह है तमिलनाडु में, लिख लो पहले। आप लोग तो लिखते हो नहीं, नोट्स देख रहे हो लड़की कैसे बना रही है, आप लोग क्यों नहीं बना रहे हैं? तुम लोग यहाँ पर एक्टिव नहीं रहते हो तो कैसे क्लास में, फिर मतलब घर पर जाकर तो पक्का नहीं पढ़ते होंगे आप लोग। इस वक्त याद रखना, ध्यान देना, एक ही चीज आपके समझ है और वो ही चीज आपको अपनाना है, माँ बाप के सपना, है ना। माँ बाप के सपने को क्या करना है? साकार करना है। समझ में आ रहा है ना? मेरे बातों को समझ पा रहे हैं? माँ बाप के सपने को ही साकार करना। अभी आज के डेट में या तो गर्ल्स हो या बॉयज हो, अभी दूसरे चीजों के चक्कर में नहीं पड़ना, बस केवल सपना एक, और वो टारगेट होगा माँ बाप के सपने को साकार करना। और चाहोगे तो बहुत कुछ कर लोगे, और नहीं चाहोगे तो कुछ नहीं कर पाओगे। जितने भी चीजें हैं अभी चल रही है, हंसी चल रहा है, मजाक चल रहा है, ये है वो है, उधर बात कर रहे हैं, इधर कर रहे हैं, उधर मोबाइल से चैटिंग चल रहा है, ये हो रहा है वो रहा है, उससे कोई फायदा नहीं है। समझ में आ रहा है ना? अभी बस केवल एक टारगेट है, माँ बाप के सपना को क्या करना? साकार करना। जब आप सक्सेस हो जाओगे ना, लोग आपके पीछे डोलेंगे। जब आप अनसक्सेस होंगे तो आप ब्लॉक कर दिए जाओगे, आपको ढकेल दिया जाएगा, आपको बाहर फेंक दिया जाएगा, है ना। क्योंकि दुनिया इस वक्त कामयाब देखता है, और कामयाब हमारे माता पिता भी देखते हैं। समझ में आ रहा है ना? अगर आप 3 भाई हो तो याद रखना, बड़े भाई अगर जॉब में है, अच्छे पोस्ट पर है, तो आप चाह रहे हो कि मम्मी पापा वही हमें प्यार दे जो बड़े भैया को मिल रहा है, तो वो नहीं मिलेगा। और कब तक नहीं मिलेगा? कब तक मिलेगा? जब तक आपका शादी नहीं हो रहा है। शादी जब हो जाएगा, आपके बाल बच्चे हो जाएंगे, तो उस वक्त जो है आपको क्या किया जाएगा? बैक पोर्शन से देखा जाएगा। चाहे कुछ मत करो ना, आप घर में पढ़ाई लिखाई बंद कर दो, आप केवल गाड़ी से इधर उधर घूमो, बहुत से चीज़ों को अनर्गल काम करो, लोग आपसे तंग आ जाएंगे।
तो ये लोग क्या है, कामयाबी खोजते हैं और सभी लोग कामयाबी खोजता है, याद रखना, ठीक ना। तो इस वक्त आपका जो सपना है उस सपने को साकार करना एकदम वही आपका टारगेट है ना। हाँ, ये ध्यान रखना, क्योंकि अभी आपको लगेगा कि बहुत कुछ, मोबाइल ही सब कुछ है, तो ये सब नहीं है ना। जो चीज़ें समझ रहे हैं, जो चीज़ें जान रहे हैं, वो आपके लिए नहीं है, वो कब आपके लिए है, जब आप सक्सेस हो गए तब, है ना। अभी पढ़ाई फोकस कीजिए और माँ बाप के सपने को साकार करो। देखो, तो जैसे मेरे कहने का मतलब है कि जैसे नोट्स सभी लोग बना रहे हैं, आप सब भी नोट्स बनाइएगा, है ना। चलिए, तो देखो ये क्षेत्र ये दिखा रहा है कि ये सबसे, क्योंकि ये सूर्य का प्रकाश देखो यहाँ बता रहा है कि सूर्य का प्रकाश 3 जगह ही लंबवत होता है। एक 21 जून को कर्क रेखा पर, 21 मार्च और 23 सितंबर को हमारे विषुवत रेखा पर, और 22 दिसंबर को क्या है, मकर रेखा पर। समझ में आ रहा है ना। तो ये जो बीच का जो क्षेत्र है, एक दिन हम और आपको समझा रहे थे कि मान लो हम कर्क रेखा है, ये गर्ल्स लोग हैं, जो आप क्या है, ये विषुवत रेखा है, और आप लोग क्या है, मकर रेखा है। ये 3 जगह ही सूर्य जाते हैं। इसके इधर भी क्या है, शीतोष्ण है, बर्फ है, और उसके ऊपर भी बर्फ है, क्योंकि सूर्य 3 जगह जा रहे हैं। और जब 3 जगह लंबवत जा रहे हैं तो तीनों क्षेत्र में सबसे बीच वाला जो क्षेत्र होगा वो सबसे क्या होगा, गर्म होगा। यहां भी रहेंगे, जब सूर्य यहां भी रहेंगे तब भी उन लोगों को गर्म लगेगा, जब उसके पास जाएंगे तो और गर्म लगेगा, और जब मकर रेखा पर रहेंगे तब वो गर्म लगेगा। तभी क्या होता है कि ये वाला जो क्षेत्र है ना, विषुवत रेखा की जो पेटी है, ये सबसे गर्म क्षेत्र कहलाती है, और इसी को डोल्ड्रम कहा जाता है। क्या कहा जाता है, डोल्ड्रम। 5 से 10 डिग्री नॉर्थ की ओर और 5 से 10 डिग्री साउथ की ओर विषुवत रेखा से ये डोल्ड्रम का क्षेत्र होता है, मतलब दुनिया का सबसे ज्यादा गर्म स्थान। जैसे अफ्रीका महाद्वीप, किनिया, नैरोबी, वहां के लोग कभी सुंदर दिखाई नहीं देंगे, जब भी दिखाई देंगे काले ही दिखाई देंगे, क्योंकि सूर्य का प्रभाव इतना रहता है। और बाकी उसके ऊपर वाले पोर्शन को देख लो, यूरोप के लोगों को देखो, फ्रांस के लोगों को देखो, लंदन के लोगों को देखो, अमेरिका के लोगों को देखो, वो लोग सुंदर दिखेंगे। भारत का ही ले लो ना, एक केरला के लोगों को उठाओ, एक तमिलनाडु के लोगों को उठाओ, एक आंध्रा के लोगों को उठाओ, और एक हिमाचल प्रदेश के लोगों को उठाओ, दोनों में सुंदर कौन दिखेंगे, हिमाचल प्रदेश। क्यों, क्योंकि वो विषुवत रेखा से बहुत दूर है, कर्क रेखा के क्या है, ऊपर है। शीतोष्ण क्षेत्र में जिंदगी को क्या कर रहे हैं, जी रहे हैं। ठंडे क्षेत्र में लोग सुंदर होते हैं, और गर्मी वाले क्षेत्र में लोग क्या होते हैं, काले काले होते हैं, है ना। वेस्ट इंडीज के लोगों को देखना, है ना, और एक अमेरिका के लोगों को देखा, दोनों में अंतर आएगा। चलिए, तो ये क्लाइमेट का ही देन है सब। अब देखेंगे कि जलवायु जो है, हमारा भारत की जलवायु उष्णकटिबंधीय तो है, लेकिन उष्णकटिबंधीय होने का कारण क्या है, विषुवत रेखा की समीपता, है ना। विषुवत रेखा के क्या है, समीपता। तो एक तरफ देखो ना, यहाँ पर सबसे पहले लिखना यहाँ जलवायु, जलवायु जिसको हम कहते हैं क्लाइमेट, जलवायु क्या है। और एक लाइन आपका लिखना होगा मौसम क्या है, मौसम क्या है, सीजन क्या है। याद रखना, ये वायुमंडल के कम का क्षेत्र है और वो ज्यादा का क्षेत्र है। ये 2 पॉइंट आपको क्या करनी है, नोट करनी है। किसी स्थान विशेष में एक लंबे समय तक रहने वाले मौसम की स्थिति को हम जलवायु कहते हैं। किसी स्थान विशेष में, किसी स्थान मतलब प्लेस, किसी स्थान विशेष में लंबे समय तक, लंबे समय तक रहने वाले, लंबे समय तक रहने वाले, लंबे समय तक रहने वाले मौसम की स्थिति को, रहने वाले मौसम की स्थिति को, मौसम की स्थिति को उस क्षेत्र का जलवायु कहा जाता है। मौसम की स्थिति को उस क्षेत्र का जलवायु कहा जाता है। उस क्षेत्र का मतलब एरिया, उस क्षेत्र का, उस क्षेत्र की जलवायु मतलब क्लाइमेट कहा जाता है, कहा जाता है। ये आपका जो समय होगा, ये 25 से 30 बरस का समय होगा, 25 से 30 वर्ष, 25 से 30 बरस का समय होता है, ठीक ना। इसके बाद याद रखना,
अल्पकालीन समय, वो तो दीर्घकालीन समय हो गया, वो अधिक का समय हो गया। इसके बाद कहेगा क्वेश्चन आपका क्या, कि किसी स्थान विशेष में अल्पकालीन वायुमंडल की स्थिति को हम मौसम कहते हैं। किसी स्थान विशेष में, किसी स्थान विशेष का मतलब होता है उस स्थान की विशेषता, ठीक ना। किसी स्थान विशेष में अल्पकालीन समय या कम समय के वायुमंडल का क्षेत्र मौसम या सीजन कहलाता है। सीजन कहलाता है। और ये सीजन जो होता है ये 4 से 7 दिन का होता है। कहीं कहीं 2 से 4 दिन ही लिखेगा, लेकिन लगभग 1 सप्ताह का होता है। 4 से 7 दिन में याद रखना ये मौसम बदल ही जाएगा। अब कुछ ना 2 दिन पहले देखना, धूप हो रहा था क्या? धूप हो रही थी 2 दिन पहले 3 दिन पहले? नहीं। अभी आज और कल से धूप हो रही है, तुरंत बारिश होगा। तो ये क्या हो रहा है? बदल रहा है। क्या हम लोग उष्ण से शीतोष्ण हो जाते हैं जल्दी? नहीं। हो सकता है 20 से 25-30 साल के बाद कुछ बदल जाए, है ना। लेकिन फिर भी जो हमारा भारत की जलवायु है वो उष्णकटिबंधीय जलवायु है तो है। जब से हम जन्म लिए हैं तब से मान लो कि चीज़ों को, अब जन्म लेने के मतलब कि जब हम इस कॉम्पिटिटिव में उतरे होंगे तब से ये चीज़ें देख रहे हैं, है ना, तब से ये चीज़ों को देख रहे हैं। तो इसका मतलब ये है कि भारत की जो जलवायु है वो है जलवायु उष्णकटिबंधीय तो है, ये चेंज नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि हमारा भारत देश का दक्षिणी क्षेत्र जो है समुद्र से लगा हुआ है। कन्याकुमारी, तमिलनाडु का कन्याकुमारी एक जगह है, कन्याकुमारी। वहां कन्याकुमारी से 3 चीजें मिलती है, ये आप लोग लिखे भी होंगे मे बी। कन्याकुमारी जो कहाँ है? तमिलनाडु में। इस कन्याकुमारी से 3 चीजों को क्या होता है? मिलना होता है। पहले मिलना ये इधर के बंगाल की खाड़ी का क्षेत्र, इधर से मिलने के का क्षेत्र होता है अरब सागर का क्षेत्र, और इधर से मिलने का क्षेत्र जो होता है वो है हिंद महासागर। तो कन्याकुमारी एक ऐसा जगह है जहां तीनों जगह मिलते हैं, और एक जगह का नाम है बंगाल की खाड़ी, और एक जगह का नाम है अरब सागर, और एक जगह का नाम है हिंद महासागर। हिंद महासागर। चलो इसको देख लेना। ये कन्याकुमारी जो कहाँ है? तमिलनाडु में। तो ये देखो अरब सागर का क्षेत्र है, ये अरब सागर का क्षेत्र है, अरेबियन सी। अब सागर में क्या रहेगा? पानी तो रहेगा ना। अरब सागर का क्षेत्र, खाड़ी में भी पानी रहेगा। ये है बे ऑफ बंगाल, बे ऑफ बंगाल, और ये है आपका इंडियन ओशियन, इंडियन या हिंद ओशियन, इंडियन ओशियन या हिंद ओशियन, ठीक ना। अरेबियन सी, अरब सागर, बे ऑफ बंगाल और आपका हिंद महासागर, ये तीनों एक जगह पर मिलता है, और वो कन्याकुमारी का जगह कौन सा है? तमिलनाडु, है ना। कन्याकुमारी का जगह कौन सा है? तो तमिलनाडु। देखो ये हमारा नेपाल का पोर्शन दिखा, ये नेपाल है, मतलब नेपाल की पहाड़ियाँ, मतलब नेपाल का क्षेत्र हो गया। इधर की जो आप हिमालय का भाग पड़े हो ये हिमालय है ना, ये आपका हिमालय है। मेनली हम लोग नेपाल का पोर्शन इसलिए लेते हैं क्योंकि नेपाल हमारे भारत देश के टच में आता है, और प्लस में वो हिमालय से मेनली टच में है हम लोगों का भारत देश में नेपाल। देखो इसमें सबसे ज़्यादा अगर कोई टच में है ना तो वो कौन सा है एरिया? नेपाल का टच है, जो एक देश भी है जो हमारे टच में है। तो अब देखो इधर से आने वाली जो मानसून है ना, इधर से जो मानसून चल के आती है, वो मानसून को रोक कौन देता है? हिमालय। कौन रोकता है? हिमालय। तो मानसून या तो नॉर्थ से आ सकती है, या तो
साउथ से आ सकती है, इधर से इसलिए नहीं आ सकती, इधर से, इधर का कोई क्षेत्र जो है समुद्री इलाका क्षेत्र नहीं है, इधर भी समुद्री इलाका का क्षेत्र नहीं है, इधर से मानसून नहीं आती, क्योंकि ये हमारा हिमालय पर्वत याद रखना यहीं तक नहीं है, ये ऐसे यहाँ तक नीचे तक है, नीचे में डूबी हुई हिमालय का भाग है म्यांमार से नीचे की ओर, तो इस एरिया को भूल जाओ। अच्छा, इधर नहीं आता क्योंकि यहाँ पर भी कुछ कुछ चीजें जो है न आने का रीजन क्या है, ये आपका जो दिख रहा है ना, ये आपका क्या है और ये आपका क्या है, कोई बताएंगे? देखो, इसको कहते हैं पूर्वी घाट, क्या बोलते हैं? पूर्वी घाट, और इसे क्या बोलते हैं? पश्चिमी घाट। अब यही पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट होने के चलते, होने के रीजन से कोई भी नदी जो है यहां निकलने के बाद ये इधर आ जाती थी, इधर आ जाती थी, इधर आ जाती थी। ये क्यों इधर नहीं आती थी? क्योंकि इधर क्या था? ऊंचाई था। समझ में आ रहा है ना? जैसे गोदावरी नदी यहां से निकल रही थी, तो ये क्यों नहीं इधर की ओर आ जाई, इधर क्यों नहीं गिरी? क्योंकि इधर पश्चिमी घाट इसको रोक दिया और बोला कि तुम इधर चले जाओ। जहां पानी ऊंचाई पर पानी जाता है क्या? नहीं जाता है, नीचे वाले पोर्शन में पानी डगर जाता है, चला जाता है। वैसे ही आपका कृष्णा नदी भी उधर नहीं गई, इधर पे आपका कावेरी नदी भी नहीं गई। तो हम आपको ये बताना चाह रहे हैं कि ये पूरे इलाका में, ये पूरे इलाके में कहीं से भी अगर मान लो कि कहीं अगर मानसून या कहीं मानसून की प्रवृत्ति अगर इंडिया में प्रवेश करेगी, तो प्रवेश करने का जो स्थान होगा वो कौन कौन होगा? तो ये स्थान होगा। मानसून ऐसे जाएगा, इस इलाके से ही मानसून जाएगा इंडिया में। ये पोर्शन में नहीं जाएगा क्योंकि वो हिमालय का क्षेत्र है। अब बताओ कि इसमें सबसे पहले कहां जाएगा? क्या तबीयत ठीक है ना? हाँ, यहाँ हाँ, कोई चीजें समझ ना आए तो बोलना आप लोग, है ना? ये कभी भी मानसून इस साइड में प्रवेश करेगा। बताओ भारत के टच में सबसे पहले राज्य कौन आएगा? केरल, बिल्कुल राज्य टच में आएगा केरल। लेकिन यूनियन टेरिटरी में सबसे टच में कौन आएगा? हाँ, सबसे पहले ये जो हम एरिया बताए हैं, इस एरिया में बताओ कि भारत का सबसे पहले टच में आने वाला या तो राज्य या केंद्र शासित प्रदेश। राज्य को स्टेट, केंद्र शासित प्रदेश को यूनियन टेरिटरी कहते हैं। बोलो, दिमाग लगाओ, इसमें सबसे पहले मानसून भारत में कहां प्रवेश करेगा? ये इंडियन ओशियन का पार्ट है, यहां लिखा भी है, देखो इंडियन ओशियन, तो हिंद महासागर से ही स्टार्ट होगा हमारा मानसून, ठीक ना? तो बोलो कि कहां प्रवेश करेगा सबसे पहले? केरला में, है ना? चलिए, राज्य बोलेगा तो केरला में। हम आपसे पूछ रहे हैं कि दोनों में बताना है। राज्य में प्रवेश करेगा तो कौन क्षेत्र होगा? केरला। राज्य में अगर प्रवेश करेगा तो सबसे पहला राज्य कौन होगा? केरला। लेकिन यहां से देखो प्रवेश कर गया, लेकिन राज्य से भी प्रवेश कर जाएगा सबसे पहले, देखो यहां अंडमान निकोबार, क्योंकि भारत का ही तो ये क्षेत्र है अंडमान निकोबार द्वीप समूह, ये क्यों भूल रहे हैं आप? तो यूनियन टेरिटरी, केंद्र शासित प्रदेश में भारत में सबसे पहले मानसून जो है यूनियन टेरिटरी, केंद्र शासित प्रदेश, कहां पर? तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह में क्या होता है? प्रवेश होता है। और ये प्रवेश होता है कब? तो 20 से 25 मई। भारत में मानसून 20 से 25 मई में क्या होता है? प्रवेश करती है। इंडिया में अगर राज्य के क्षेत्र में बोलेगा तो केरला में 1 से 7 जून, केरला में 1 से 7 जून को मानसून प्रवेश करेगा। और क्षेत्र में अगर यूनियन टेरिटरी में 20 से 25 मई को भारत में मानसून प्रवेश करेगी। अब ये जो मानसून प्रवेश करेगी तो ये क्या है? मानसून क्या है? मानसून लेकर आंधी तूफान आएगा, बादल बनाएगा, और बादल बनाने के बाद क्या करेगा? वर्षा कराएगी, वर्षा कराएगी। और जब तक ये मानसून जो है किसी से टकराएगी नहीं, तब तक वर्षा नहीं होगी। टकराने के बाद ही वर्षा होगी। आप कुछ मत देखो, मान लो कि ये एक थैला है, और वो थैला जो है, कैसा थैला है ये थैला,
इस थैला में हम क्या किए, पानी भर लिए, है ना। ये थैला मान लो कि पॉलीथीन का है, पॉलीथीन समझ रहे हैं ना, उसका है, उसमें हम पानी भर लिए और पानी भरकर हम क्या कर रहे हैं, पूरे जोर से इधर उधर कर रहे हैं, ऐसे हम हिला रहे हैं ऐसे। अब कोई आया और आकर उसमें पेन लगा दिया, फट जाएगी पॉलीथीन, जैसी ही फटेगी पानी क्या होगा, गिर जाएगा। या उसको हम लेकर किसी दीवार पर पटक दिए, पानी गिर जाएगा, गिरेगा ना। या एक वो थैला ले ले और एक दो थैला है, दो थैले पानी में ले लिए, दो थैले में पानी ले लिए और लेकर ऐसे ऐसे करे दोनों को टकरा दिए, पानी गिर जाएगा फिर भी। जब तक हम किसी से टकराएंगे नहीं, जब तक उसको कोई टच में कोई उसको टच नहीं किया जाएगा, तब तक वो पानी नहीं गिरेगी। ऐसे ही जो मानसून चल के आई, वो मानसून, वो बादल एक दूसरे से टकरा जाए, नहीं तो वो बादल किसी पर्वत में टकरा जाए और टकराने के बाद ही क्या करेगा, वर्षा होगी। वर्षा भी होगी तो उसी क्षेत्र में सबसे पहले, याद रखना, इंडिया में सबसे पहले वर्षा कहां होती है, तो केरल के मालाबार तट, केरल के मालाबार बीच, केरल के मलाबार तट में भारत में प्रथम वर्षा होता है। भारत में अंतिम वर्षा, भारत में लास्ट वर्षा कहां होता है, तमिलनाडु में। लौटती हुई मानसून के कारण भारत में अंतिम वर्षा नवंबर दिसंबर, दिसंबर नहीं जनवरी महीना, दिसंबर जनवरी महीना में तमिलनाडु के कोरोमंडल तट में होती वर्षा है। कहां होती है, कोरोमंडल तट में। अब बताओ कि कहीं पर, अभी ये आपको बताया कि पॉलीथीन में पानी, अब ये एक दो नहीं रहेगा, बहुत सारा, 100 150 200 ऐसे करके रहेगा। अब बताओ कि जब मानसून यहां से चल के आ रही है तो एक सोचे, अब मान लो कि कहीं से, अब ये क्लासरूम है, क्लासरूम में 200 बच्चे हैं, है ना, तो ये 200 बच्चे को बुलाया जा रहा है। जब 200 बच्चे को बुलाया जाएगा, बोला जाएगा कि इसको क्या करो, एक एक स्थान पर बैठ जाओ, तो कोई, अब बहुत बड़ा कैंपस है तो कोई वहां बैठ गया, 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 ऐसे बैठ जाएंगे, है ना, क्योंकि क्षेत्र बड़ा है, एरिया क्या है, बड़ा है। अब बोला जाएगा कि 10 बेंच है और 200 व्यक्ति को बैठना है, तो क्या करोगे, हम भी ले ले। जैसे ट्रेन में क्या होता है, सीट लेने के लिए होता है ना, सीट तो कम है, लोग क्या है, ज्यादा है, तो लोग क्या चाहते हैं कि जितना मिल जाए उतना, नहीं तो लोग क्या हो जाएंगे, खड़े रहेंगे। तो सीट लेने के लिए लोग एक दूसरे पर गिर भी सकते हैं। जैसे आपको बोला जाएगा कि 10 बेंच पर सभी लोग आकर बैठ जाओ, तो आप लोग क्या करोगे, एक दूसरे पर गिर भी सकते हो। तो वैसे ही वो क्षेत्र जहां पर मानसून को रोकने वाला केवल एक ही है, वहां पर वर्षा ज्यादा होगी, होगा ना। जो क्षेत्र को रोकने वाला केवल एक ही है और कोई नहीं रोकेगा, तो उस क्षेत्र में वर्षा क्या होगी, ज्यादा होगी। जिस क्षेत्र को रोकने वाले लोग बहुत है, उधर भी रुक सकता है, उधर भी रुक सकता है, उधर भी रुक सकता है, तो उस क्षेत्र में वर्षा कम होगी। इसलिए ध्यान देना, सबसे ज्यादा वर्षा अगर कहीं होती है तो वो होता है कहां, तो यहां मेघालय में, है ना। ये मेघालय का जो जगह है, ये मेघालय, सॉरी यहां पर है मेघालय, मेघालय का जो जगह है जिसका नाम है मासिन राम। दुनिया में सबसे ज्यादा वर्षा मासिन राम में होता है, भारत में नहीं, पूरे दुनिया में सबसे ज्यादा वर्षा कहां होता है, कहां होती है, मासिन राम मेघालय। इसको क्या है, रीजन क्या है, तो देखो, मानसून इधर से भी चल रही है, मानसून इधर से भी चल रही है, मतलब बंगाल की खाड़ी के क्षेत्र से भी और हिंद महासागर के भी क्षेत्र से, मतलब अरब सागर के क्षेत्र से, दोनों से निकल रहा है। जब मानसून इधर से निकल रही है ना, इधर से अरब सागर के क्षेत्र से जब मानसून निकल रही है, तो इसको रोकने के लिए महाराष्ट्र के क्षेत्र में देखोगे तो कैलाशनाथ पर्वत महाराष्ट्र में है, रिबकेश्वर पर्वत महाराष्ट्र में है, सहाद्री पर्वत महाराष्ट्र में है, कुछ कुछ भागों में टकराकर इधर वर्षा कराएगी, संभावित सी बात है। अब देखोगे कर्नाटक में भी पहाड़ी है, बाबा बुदन की पहाड़ियां है, सिंगेरी पर्वत है, ब्रह्मगिरी पर्वत है, तो इधर भी इसको रोकने वाले क्या है, लोग हैं। उसके बाद जैसे ही हम आएंगे केरला में, तो केरला में भी रोकने के लिए पालनी पर्वत है, तमिलनाडु के क्षेत्र में पालनी पर्वत है, केरला के क्षेत्र में है नीलगिरी पर्वत है। तो ये सब क्या कर लेगी, इधर इतने लोग रोकने वाले हैं, और रोकेगा कौन, जिसका हाइट ज्यादा होगा। कौन रोकेगा, जिसका हाइट ज्यादा होगा। अब जिसका हाइट कम है, हाइट कम है तो ऊपर से मानसून निकल गया। मानसून जो है, अब हाइट मान लो कि कम है, जैसे किसी का हाइट ये है और किसी का हाइट ये है, दोनों में अंतर है। अगर मानसून इधर से चल के आई तो ये मानसून क्या करेगी, अपने रास्ते में ये मानसून देखो ऐसे चलकर आई, तो इस क्षेत्र में क्या है, रुक गई, कुछ रुकी और कुछ क्या हुई, ऐसे निकल गई।
कुछ यहाँ कुछ यहाँ ऐसे करके निकल गई। तो आपको पता क्या चला कि ये कम एरिया को रोका, ये ज्यादा पार्ट को रोक लिया, और ये रोका ही नहीं, इधर से मानसून क्या हो गई, निकल गई। तो जितने भी छोटे पर्वत हैं उस मानसून के एरिया को कम रोकते हैं। जैसे इधर भी पर्वत है, इधर भी पर्वत है लेकिन कम है, छोटे छोटे पर्वत है। सबसे ऊंचा याद रखना महेंद्रगिरी पर्वत है, जो कहाँ है, तो ये है उड़ीसा में। उड़ीसा, हाँ उड़ीसा के टच में आता है महेंद्रगिरी पर्वत, ये एरिया है आंध्रा और उड़ीसा का क्षेत्र है महेंद्रगिरी पर्वत। तो सबसे ज्यादा ऊंचा कौन है, उड़ीसा में स्थित महेंद्रगिरी पर्वत, उससे ऊंचा कोई नहीं है। तो अब बताओ कि एक जगह रोकने वाला है। अब यहां से अब जो मानसून चलती है ना, ये मानसून जो है ऐसे जब चलती है तो इसको रोकने वाला कोई नहीं। अब सबसे ऊंचा पर्वत गारो खासी पहाड़िया है, और वहीं गारो खासी पहाड़ी बोलता है कि आ जाओ, सबको अपने पास बुला लेता है। और गारो खासी पहाड़ी पर सबसे ज्यादा वर्षा होता है, और वो गारो खासी जगह जो है कहाँ है, तो मेघालय में। और मासिन राम में दुनिया में सबसे ज्यादा वर्षा होता है। क्यों? क्योंकि सभी मानसून जाकर वहीं पर टकरा गए। समझ में आ रहा है ना? अब देखो अरावली पर्वत हम लोग का राजस्थान की ऐसे है, तो ये जब मानसून इधर से गया तो ये कम एरिया में रोक पाई, नहीं रोक पाई। अब नहीं रोक पाई तो इधर से ये चला गया, और जाकर इधर हिमाचल प्रदेश के क्षेत्र में ऐसे जाकर घूमकर ऐसे जब आएगा तो देखो ये जयपुर हमारा है, इस जयपुर में लौटते हुए मानसून के कारण फिर वर्षा होने लगेगा। जब मानसून जाएगी तो ऐसा नहीं है कि अरावली रोकेगा नहीं, कुछ पार्ट को तो रोकेगा ही ना। अगर यही ऐसे रहता अरावली पर्वत तो पूरे को रोक लेता, पूरे को रोकता, और ये वाला क्षेत्र मरुस्थल हो जाती, डेजर्ट हो जाता। लेकिन तो रोका नहीं वैसे। ये रोका कैसे, तो इस वाले एरिया को रोका। जब इस वाले एरिया को रोका तो ये एरिया खाली पड़ गई, ये एरिया खाली पड़ गई। तो ये वाला क्षेत्र और ये वाला क्षेत्र आपका क्या बन गया, डेजर्ट बन गया, मरुस्थल बन गया, जिसको हम कच्छ का रण कहते हैं गुजरात वाले को, और इसको हम थार रेगिस्तान कहते हैं जो राजस्थान में है। समझ में आ रही है कुछ बात? तो भारत में सबसे पहले मानसून केंद्र शासित प्रदेश अंडमान निकोबार द्वीप समूह में प्रवेश करती है। भारत में किस राज्य में सबसे पहले मानसून प्रवेश करता है, तो केरला राज्य में। राज्य कहेगा तो केरला, यूनियन टेरिटरी या क्षेत्र बोले तो कौन होगा, अंडमान निकोबार। भारत में सर्वप्रथम वर्षा कहाँ होता है, तो वो वर्षा कहाँ होती है, तो केरल के मलाबार तट में। भारत में लौटती हुई मानसून के कारण अंतिम वर्षा कहाँ होता है, तमिलनाडु के क्षेत्र में, जिसका नाम है कोरोमंडल तट। क्या नाम है, कोरोमंडल तट। भारत में सबसे अधिक वर्षा, जो दुनिया में सबसे अधिक वर्षा है, वो कौन सा जगह है, तो मासिन राम मेघालय। तो कोई भारत में ऐसा क्षेत्र होगा जहां वर्षा कम होती होगी, वहां मानसून नहीं पहुंच पाता होगा, या पहुंचता भी होगा तो कम पहुंचता होगा। वो क्षेत्र है लेह और लद्दाख। दुनिया में सॉरी भारत में सबसे कम वर्षा कहां होता है, लेह और लद्दाख में। भारत में सबसे अधिक वर्षा होता है मासिनराम मेघालय। भारत में अंतिम वर्षा होता है तमिलनाडु में। भारत में प्रथम वर्षा होती है केरला में। ठीक ना? सभी पॉइंट को नोट करें हम लोग। चलो नोट पॉइंट में लिखना, भारत की जलवायु तो लिख लिए हैं, उष्णकटिबंधीय है, लिखोगे भारत में या भारत के उत्तर दिशा, भारत के उत्तर दिशा से कोई मानसून, मानसून को मानसून ही लिखा जाता है, भारत के उत्तर दिशा से कोई मानसून प्रवेश नहीं करती, प्रवेश नहीं करती, कोई इन नहीं करती मानसून। इसका कारण, इसका जो कारण है वो हिमालय पर्वत की मौजूदगी, हिमालय पर्वत की मौजूदगी। ठीक ना?
हिमालय माउंटेन की मौजूदगी, ये होने के कारण उत्तर दिशा से कभी मानसून प्रवेश नहीं करती। भारत में मानसून सर्वप्रथम, अगर क्षेत्र पूछे, है ना, क्षेत्र पूछे, एरिया पूछे, किस क्षेत्र में सबसे पहले, तो वो क्षेत्र होगा अंडमान निकोबार द्वीप समूह। अंडमान निकोबार द्वीप समूह, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, ये सबसे पहले क्षेत्र पूछे तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह। लेकिन ये बहुत कम पूछता है, याद रखना, ये बहुत कम पूछता है। ज्यादा पूछता है आपका कौन, केरल। अगर यही आपका राज्य कह दे, स्टेट में सबसे पहले पूछ दे, तो वो है केरल। और केरल में 1 से 7 जून, मतलब जून के प्रथम शताब्दी, जून के प्रथम सप्ताह, कहीं कहीं लिखता है जून के प्रथम सप्ताह, जून के प्रथम सप्ताह, जून के फर्स्ट वीक में, ठीक ना, जून के फर्स्ट वीक में इंडिया में किसी राज्य में अगर मानसून प्रवेश करती है तो वो राज्य है कौन सा, तो केरला। भारत में सर्वप्रथम वर्षा, भारत में सर्वप्रथम वर्षा केरल के मलाबार तट में होती है। केरल के मलाबार तट, मलाबार बीच, केरल के मलाबार तट में होती है, ठीक ना। भारत में अंतिम वर्षा लौटती हुई मानसून के कारण, है ना, रिटर्न लेती हुई मानसून के कारण, भारत में अंतिम वर्षा लौटती हुई मानसून के कारण तमिलनाडु के कोरोमंडल तट, कोरोमंडल तट में होती है, ठीक ना। भारत में अंतिम वर्षा लौटती हुई मानसून के कारण तमिलनाडु के कोरोमंडल तट में होती है। भारत में प्रथम वर्षा जो है वो प्रथम वर्षा केरल के मलाबार तट में होती है ना, केरल के मलाबार तट में होती है। रेन शैडो सुने हैं आप, वृष्टि छाया क्या है, रेन शैडो क्या है, वृष्टि छाया सुने हैं कि नहीं। वृष्टि छाया या रेन शैडो किसे कहते हैं, हाँ, पानी की बूंद में सूरज की, वो कुछ अलग चीजें बोल रहे हैं आप, वो चीजें नहीं है। वृष्टि छाया उसे कहा जाता है जिस तरह से अगर कहीं पानी आ रहा है, वो पानी क्या करे, उस चीज को, मानसून को क्या करे, रोक ले। जैसे ये आप लिख लिए होंगे तो हम आगे बढ़ेंगे। तो भारत में सबसे पहले वर्षा कहां, केरल के मलाबार तट। भारत में अंतिम वर्षा किस राज्य में,
तमिलनाडु के कोरोमंडल तट में। तो भारत में सर्वाधिक वर्षा मासिनराम मेघालय, भारत में सबसे कम वर्षा लेह लद्दाख। ये चारों पॉइंट को नोट करके आप याद रखना हमेशा, है ना। चलिए हो गया, लिख लिए। हाँ देखो, रेन साइडो क्या होता है, जैसे ये पर्वत है ना, ये क्या है, पर्वत है। तो इस पर्वत के इस इलाके में ये जगह है केरल, ये जगह क्या है, केरल। और ये जगह क्या है, तमिलनाडु। समझ में आ रहा है, ये केरल और ये तमिलनाडु, ये नीचे है भी, ये नीचे है भी। अब बताओ कि जो मानसून यहां से चलकर जो आएगी, ये मानसून इधर से चलकर आई तो केरल के तट में, केरल के क्षेत्र में क्या हो गई, टकराई। तो केरल के तट में यहां वर्षा करा दी, यहां तट क्या कर दी, वर्षा करा दी। चलो ठीक है, इतना तो। जो मानसून यहां से ऊपर से क्या हो गई, निकल गई, तो निकल कर धर्मशाला में जाकर टकराएगी हिमाचल प्रदेश में। और धर्मशाला में टकराने के बाद वो एस आकार बनते हुए लौटते हुए, जब ऐसे एस बनाकर लौटेगी तो वो पहुंचेगी कहां, तमिलनाडु में। तो जाकर तमिलनाडु में वर्षा कराएगी। ये रीजन क्या है, ये साइड, इधर ध्यान दो, तुम इधर ध्यान दो। ये जो केरला का जो तट है ना, केरला का जो तट है, कभी कभी क्या होता है ना कि टीचर को ही स्टूडेंट पढ़ाने लगते हैं। हम लोग पढ़ाते हैं आप लोगों को, कभी भी सोचना नहीं कि टीचर से आप तेज हो जाओगे क्लासरूम में, क्योंकि ये 10 साल का एक्सपीरियंस है, ठीक ना। तो नजर टीचर से मिलना चाहिए। इधर देखो, ये केरल और ये क्षेत्र क्या है, तमिलनाडु का। इधर से जो मानसून चल के जाएगा ना, तो इसको रोक लेगा। कौन रोक लेगा, पर्वत, ये रोक लिया। लेकिन ये क्षेत्र क्यों नहीं, यहां आते हुए मानसून के कारण तमिलनाडु में वर्षा क्यों नहीं हुई, क्यों, कारण क्या था, क्योंकि इसको रोकने वाला यहां पर पर्वत था। ये तमिलनाडु खाली पड़ गया, ये तमिलनाडु जो है, तमिलनाडु क्या रहा, खाली पड़ गया। और केरला के क्षेत्र जो है, ये क्षेत्र जो है अच्छा वर्षा करा दिया, और इधर से मानसून क्या हो गई, निकल गई। लौटती हुई मानसून के कारण वर्षा तमिलनाडु में ही क्यों हुआ, इसका रीजन है कि तमिलनाडु वृष्टि छाया में आता है। वृष्टि छाया का मतलब होता है किसी पर्वत के बैक साइड होना, किसी पर्वत के बैक साइड होना। अब इस साइड में छुपा है, अब कोई इधर से आया तो हम छुप गए, हमको नहीं मारेगा। लेकिन वो उधर से जब लौट कर आएगा, देखेगा अरे यही छुपा है, पीट देगा, फिर हमें मार देगा। मतलब हम आपको ये बताना चाह रहे हैं कि जो राज्य का क्षेत्र जो है, किसी राज्य का जो क्षेत्र होता है किसी पर्वत के बैक साइड में है, उसी को कहते हैं रेन साइडो, या उसी को कहा जाता है वृष्टि छाया। तो कभी क्वेश्चन पूछेगा नहीं, ये पूछा भी है कि तमिलनाडु में ये सब जानते हैं कि लौटती हुई मानसून के कारण वर्षा कहां होता है, तमिलनाडु। अब क्वेश्चन पूछता है कि लौटती हुई मानसून के कारण वर्षा तमिलनाडु में ही क्यों होता है, क्योंकि तमिलनाडु वृष्टि छाया में आता है, तमिलनाडु रेन साइडो में आता है ना, ये चीजें हैं, ठीक ना। तो यहां तक लिख लिए, इसके बाद आपको नोट करनी है। अब देखो, यहां दो पर्वत का क्षेत्र, मान लो कि ये पर्वत और ये पर्वत, ये दो पर्वत का क्षेत्र है। अब ये जो पर्वत, एक दो पर्वत बना लेना, और इस क्षेत्र में आप लिख लेना तमिलनाडु, ये तमिलनाडु का क्षेत्र होगा, और ये क्षेत्र आपका रहेगा क्या, केरल का। और ये जो क्षेत्र होगा ना, ये पूरे जो क्षेत्र होगा, इसी को हम कहेंगे रेन साइडो। क्या बोलेंगे, रेन साइडो, या इसी को कहता है वृष्टि छाया, वृष्टि छाया। कल ये पॉइंट को हम लोग लिख लेंगे कि वृष्टि छाया में तमिलनाडु को होने के कारण यहां पर मानसून आती हुई मानसून के कारण नहीं, लौटती हुई मानसून के कारण वर्षा होती है। समझ में आ रहा है ना, आती हुई मानसून के कारण तमिलनाडु में वर्षा नहीं, तमिलनाडु में लौटती हुई मानसून के कारण होती है, क्योंकि ये वृष्टि छाया में आती है। वृष्टि छाया में ये क्षेत्र आता है, ये रेन साइडों में आने का कारण।
कल ही हम लोग लिखेंगे कि मासिनराम मेघालय में सबसे ज्यादा अधिक, दुनिया में सबसे अधिक वर्षा मासिनराम मेघालय में होता है। और कल ही हम लोग ये भी नोट करेंगे कि लेह लद्दाख का क्षेत्र सबसे कम वर्षा वाला क्षेत्र है। इसके बाद जैसे ही आगे पढ़ेंगे तो मौसम को 4 भागों में बांटा गया है, शीत ऋतु, ग्रीष्म ऋतु, शरद ऋतु, ये सभी लाइन को भी कल नोट करेंगे। आज के लिए बस इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में।